दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। यानी यहाँ विगत वर्षों के उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो भूगोल विषय से संबंधित है और जिनसे पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। या क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाता है उस एग्जाम का सिलेबस हमें पता हो और उस एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वे क्वेश्चन हमें पता हो, उनके आंसर क्या हो सकते हैं, ये सभी हमें जानकारी हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ किस पर चर्चा कर रहे हैं? सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, वो भी किस विषय के? ज्योग्राफी विषय के। ज्योग्राफी या भूगोल विषय सीटेट में किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है सामाजिक विज्ञान खंड के अंतर्गत, जो प्रश्न पत्र 2 में कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए है। इसमें सामाजिक विज्ञान यानी इसके अंतर्गत जो खंड है भूगोल का, उससे जो प्रश्न पूछे गए वह यहाँ पर चर्चा के बिंदु होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? मौसमी पवनों का उदाहरण है और यह प्रश्न पूछा गया है सीटेट 2022 में। ठीक है, हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है भारत में मानसूनी पवनें, भारत के उत्तरी मैदानों की लू, पूर्वी पवनें या पश्चिमी पवनें। देखिए, मौसमी पवनों के बारे में जब चर्चा की जाएगी तो ध्यान रखिएगा, सीजनल विंड, इन्हें क्या कहते हैं? सीजनल विंड। सीजनल विंड में भी ध्यान रखिए कि कौन सी पवनों को मौसमी पवनें कहा जाता है। तो भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो ये है मानसूनी पवनें, यानी वे पवनें या मौसमी पवनों के संदर्भ में एक डेफिनेशन यदि आपको जाननी हो तो वे पवनें जो किसके हिसाब से, सीजन के हिसाब से या ऋतुओं के हिसाब से दिशाओं को परिवर्तित कर दे। किसे? दिशाओं को परिवर्तित कर दे, अपनी डायरेक्शन को क्या कर दे? चेंज कर दे। तो ऋतुओं के अकॉर्डिंग जो पवनें अपनी दिशाओं को बदलती हैं, परिवर्तित करती हैं, उन पवनों को मौसमी पवनें कहा जाता है। और भारत में जो मानसूनी पवनें हैं ये अपनी दिशाओं को परिवर्तित करती हैं। इस वजह से, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, फिर इसके बाद ये पवनें वापस लौट कर भी आती है। तो कहीं ना कहीं पवनों की दिशा क्या हो रही है? ऋतुओं के हिसाब से परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ यह मानकर चलिए कि मौसम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इनकी दिशा, इनकी जो दिशाएं हैं, डायरेक्शन है, वे चेंज हो जाती है। इस वजह से इन्हें मौसमी पवनें या सीजनल विंड कहा जाता है। तो मौसमी पवनों का एग्जाम्पल है भारत में मानसूनी पवनें। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, उत्तरी मैदानों में लू चलती है जो कि एक प्रकार की गर्म हवा है और ये ध्यान रखिएगा कि इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किन क्षेत्रों में किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षा के प्रकारों को उनकी उचित व्याख्या से सुमेलित कीजिए। हमारे पास ऑप्शन है, एक तरफ सूची 1 या सूची 2 है, एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2 है। इसमें सूची 1 में आपके सामने वर्षा के प्रकार दिए हुए हैं और सूची 2 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रकार किससे संबंधित है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले सूची ए में ए है संवहनी वर्षा, बी है वर्षण, सी है पर्वतीय वर्षा, डी है चक्रवाती वर्षा और इनके सामने क्रमशः ठंडी हवा गर्म हवा से मिलती है। दूसरा है गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठकर पर्वत पर जाती है, सी है। तीसरा है बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाते हैं और चौथा है वाष्पीकरण से गर्म हवा ऊपर उठती है। या आप इन्हें इनके सामने पढ़ना चाहें, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या मिलाना है? सही जोड़ी मिलाना है और सही जोड़ी मिलाने के बाद आपको कूट के आधार पर सही जवाब बताना है। आपके पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन है जो क्रमशः 2 1 4 3 4 3 2 1 3 4 2 1 4 2 1 3 है। यह प्रश्न भी सीटेट 2021 में पूछा गया था। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न को। सबसे पहले यदि हम बात करें संवहनीय वर्षा के बारे में, संवहनीय वर्षा मतलब वह कौन सी वर्षा? तो ध्यान रखिएगा कि जब, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, यह ध्यान रखना है कि वर्षा होती कैसे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि टेम्परेचर, आर्द्रता, संवहन, बादलों का निर्माण, ये सभी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बारिश होती है, जिसमें वाष्पीकरण एक इंपॉर्टेंट क्या है? टर्म है, एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि स्थान है जहां पर लो टेम्परेचर हो, माफ करें, लो प्रेशर हो, तब लो प्रेशर होता है जब टेम्परेचर हाई होता है।
टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ जो वायु है वह वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, हल्की हो जाती है, और हल्की होने के कारण कहाँ उठती है? ऊपर की ओर उठती है। यह वायु अपने साथ नमी और वाष्पीकरण लेकर ऊपर की ओर उठती है। यह जो वायु है ऊपर जाकर क्या हो जाती है? संघनित हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट बात कि यह वायु जो गर्म होकर ऊपर की ओर उठ रही है हल्की होकर, यह संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। ध्यान रखिएगा, संवहन धाराओं के रूप में। और यही संवहन धाराएं जब ऊपर जाकर क्या होती हैं? बादलों का निर्माण लेती हैं। तो कपासी बादल जो यहां बनते हैं, यही कपासी बादल क्या करते हैं? यही कपासी बादल नीचे की ओर गिरते हैं। लेकिन कपासी बादल में भी ध्यान रखें, ये जो हल्की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठी थी संवहन के माध्यम, संवहन धाराओं के रूप में, कपासी बादल के बाद ये ठंडी हो जाती हैं। किसकी वजह से? हम जानते हैं इसके लिए एडियाबेटिक प्रभाव। एडियाबेटिक प्रभाव की वजह से ये वायु ठंडी हो जाती है, ऊष्मा इसमें बाहर निकल जाती है, वायु ठंडी हो गई तो नीचे की ओर आकर गिरती है। किसके रूप में? वर्षा के रूप में। और यह वर्षा बहुत तीव्र गति से होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो संवहन धाराओं के रूप में यह वर्षा होती है, इसे हम क्या, संवहन धाराओं के रूप में जो वायु ऊपर उठती है इसे कपासी बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि वायु ठंडी हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा को संवहनी वर्षा कहते हैं। यानी संवहनी वर्षा की यदि हम इन चार ऑप्शन की बात करें, इसका मतलब कौन सी वर्षा होगी? यह वह वर्षा है जिसमें वाष्पीकरण से गर्म हवा ऊपर उठती है। यानी संवहनी वर्षा का सही सुमेलन क्या होगा? 4। वाष्पीकरण से गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है। अब बात करें वर्षण की, तो वर्षण क्या है? वर्षण यानी वर्षा। वर्षा कब होती है? जब बादलों का निर्माण होगा। और बादलों का निर्माण कब होगा? जब वाष्पीकरण होगा। तो बहुत अधिक आर्द्रता या नमी जब बादल में होगी तो बादल क्या हो जाते हैं? भारी हो जाते हैं। जब बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से नमी और आर्द्रता की वजह से बादल बहुत अधिक घने हो जाते हैं और बहुत भारी हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक क्या होते हैं? वो बूंदें वर्षा के रूप में नीचे गिरती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वर्षण यानी बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाते हैं। ठीक है, फिर पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा क्या है? पर्वतीय वर्षा, इसे हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए यहां पर एक पर्वत है, ठीक, और बहुत तेजी से हवाएं चल रही हैं, टेम्परेचर यहां पर अधिक है। टेम्परेचर के अधिक होने से जो वायु है यह ऊपर की ओर उठती है। वायु का क्या हो रहा है? आरोहण हो रहा है। और वायु के आरोहण होने के साथ वायु यहां जाकर पर्वत से टकराती है। पर्वत से जब वायु टकराती है तो यहां टकराने के साथ ही वायु क्या हो जाती है? ठंडी। और जब वायु ठंडी होती है तो यहाँ पर क्या होता है? बादलों का निर्माण होकर यहाँ वर्षा हो जाती है। ध्यान रखिएगा, यह जो वायु यहाँ से चली थी इसका आरोहण होता है, वाष्पीकरण, इसमें नमी भी होती है, ऊपर जाकर यहाँ बादलों का निर्माण होता है और बादलों के निर्माण के बाद वायु ठंडी होकर यहाँ वर्षा करती है। क्या करती है? वर्षा। पर्वत का यह क्षेत्र जहां पर वर्षा हो रही है इसे पवनाभिमुख क्षेत्र कहते हैं। और जहां पर यह वर्षा नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि हवा तो यहीं पर आरोहित होकर बादलों का निर्माण होकर ठंडी हो गई, यहाँ वर्षा हो गई, तो यहां तक वर्षा नहीं पहुंच पाती। तो यह क्षेत्र क्या कहलाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या कहलाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र। और इस स्थान को क्या कहा जाता है? पवनाभिमुख। ध्यान रखिएगा, पवनाभिमुख, विमुख यानी उसकी दूसरी ओर, पवनाभिमुख यानी जिस ओर वर्षा हुई। तो ध्यान रखिएगा, यह क्या है? पवनाभिमुख क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पर यह जो वर्षा आरोहण के बाद, पर्वत के टकराने के बाद हुई, इस प्रकार की वर्षा को हम क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहाँ गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठकर पर्वत पर जाती है। ठीक है, चक्रवाती वर्षा के बारे में ध्यान रखिएगा। ठंडी हवा और गर्म हवा जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? वाताग्र भी बनते हैं। चक्रवाती हवा के बारे में आपको ध्यान रखना है, गर्म और ठंडी हवा के आपस में मिलने की वजह से चक्रवाती वर्षा होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसका सुमेलन देखिए क्या सही है? संवहनी वर्षा यानी 4, वर्षण यानी 3, पर्वतीय वर्षा यानी 2 और चक्रवाती वर्षा यानी ऑप्शन 1।
4 3 2 1, आइए देखते हैं 4 3 2 1 कहां पर है, 4 3 2 1 ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है। हमारे पास ऑप्शन है ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। यह प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया था। देखिए, बात करें वायु की तो हम सभी जानते हैं वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है, यानी इसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। ये वेरियस गैसों का क्या है, एक गुच्छा आप कह सकते हैं। तो ये क्या है, गैसों का मिश्रण। वायु के लिए जो हम यूज करते हैं टर्म वह क्या है, वायु गैसों का मिश्रण है या हवा गैसों का मिश्रण है। और इन गैसों में बहुत सारी प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। कुछ गैसें स्थायी गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये क्या है, स्थायी गैसें हैं। और कुछ गैसें अस्थायी होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मीथेन, जैसे आप क्या कह सकते हैं CH4 मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो हाइड्रोजन का H, हीलियम का He। तो ये जो गैसें हैं ये क्या है, अस्थायी गैसें हैं। इनमें नियॉन वगैरह भी शामिल हो जाते हैं, ओजोन भी इसमें शामिल हो जाती है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात कि ग्रीन हाउस गैसों की बात जब की जाती है तो क्या ग्रीन हाउस गैस ओजोन है, नहीं। क्या हीलियम ग्रीन हाउस गैस है, नहीं। क्या हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस है, नहीं। दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि जो कार्बन है या CO2 है, क्योंकि हमने क्या कहा, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है और कुछ गैसों का अनुपात यहाँ निश्चित है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात है 0.038%। अब आपको यह ध्यान रखना है कि लगातार कारखानों से निकलने वाले धुएं की वजह से, लगातार वाहनों से निकलने वाले धुएं की वजह से लगातार क्या हो रहा है, CO2 की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। CO2 की सांद्रता में वृद्धि होने की वजह से आज ऐसा माना जा रहा है कि इसका प्रतिशत बढ़कर 0.04 हो गया है। अब यह जो प्रतिशत है यह क्या कर रहा है, पृथ्वी को गर्म कर रहा है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूंकि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद है यहाँ, और सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनी किरणें हैं इसे वायुमंडल रोकता है, लेकिन कुछ किरणें अभी भी यहाँ पहुंच जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की लगातार बढ़ने की वजह से, इसकी मात्रा लगातार बढ़ने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की यह परत क्या कर रही है, जो सूर्य की किरणें ऊपर परावर्तित होकर बाहर निकल जाती थी, इन्हें यह रोक देती है। और इन्हें रोकने की वजह से जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों तरफ तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, इस ताप को बाहर जाने से रोक रही है। यह हमारे भीतर पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में ही रह जा रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी के चारों तरफ तापमान बढ़ रहा है और इस तापमान की वृद्धि की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग, अब यह ग्लोबल वार्मिंग क्या है, यह ग्लोबल वार्मिंग वही है जिसे हम वैश्विक तापन के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि तापमान में लगातार वृद्धि होने से वैश्विक तापन में वृद्धि हो रही है। लगातार टेम्परेचर विश्व का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे ही तापमान बहुत अधिक बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर हैं, जो ठंडे प्रदेश है, वे क्या होंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे और ग्लेशियर के पिघलने से समुद्री स्तर बढ़ेगा। समुद्री स्तर के बढ़ने से तटीय क्षेत्र, तटीय शहर, तटीय गांव क्या होंगे, प्रभावित होंगे। वहां बाढ़ की संख्या अधिक होगी। कहीं ना कहीं ये सभी क्या क्या पैदा कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव देखने को लगातार मिल रहे हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में यदि देखा जाए कि कौन सी गैस शामिल है, तो ध्यान रखें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें शामिल है। हमारे 4 ऑप्शन में से डी ऑप्शन ही इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। क्यों, क्योंकि यह वैश्विक तापन को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार गैस मानी जा रही है। प्रमुख कारण वही है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का, एक तो कार के माध्यम से धुएं के निकलने के कारण, और दूसरा कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायु विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है। वायु के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे लिखा है वायु गैसों का सम्मिश्रण है, जिसे अभी हमने प्रीवियस प्रश्न में
देखा भी था। ठीक है, हमारे पास देखिए कथन क्या है, पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन लेते हैं। दूसरा कथन है हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तीसरा कथन है हीलियम, आर्गन और ऑक्सीजन गैस वायु में प्रचुर मात्रा में है। और चौथा कथन है छोटे छोटे धूलकण वायु में मौजूद है। उचित विकल्प को हमें चुनना है। हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है जो क्रमशः ए है 1 और 3 सत्य है, 2 और 4 असत्य है। बी है 1 और 4 सत्य है, 2 और 3 असत्य है। सी ऑप्शन है 2 और 4 सत्य है, 1 और 3 असत्य है। और डी ऑप्शन है 2 3 सत्य है, 1 और 4 असत्य है। यह प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया था। देखिए, अगर हम वायु की बात करें तो हमने वायु के संदर्भ में अभी विभिन्न, इससे पहले वाले प्रश्न में भी चर्चा की, वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। कुछ गैसें स्थायी हैं और कुछ गैसें क्या है, अस्थायी हैं। स्थायी गैसों में भी हमने देखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, माफ कीजिएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ये कुछ गैसें हैं जिनका प्रतिशत क्या है, लगभग स्थायी प्रतिशत है। जिसमें ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की यदि हम बात करें तो लगभग 78% ऑक्सीजन नाइट्रोजन है यहाँ पर। ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 21% ऑक्सीजन है। उसके अलावा अन्य गैसों का प्रतिशत इसमें शामिल है। ठीक है, वैसे तो ऑक्सीजन का प्रतिशत 20.95 है, लेकिन इसे हम 21% लेके मानकर चलते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, शेष गैसों का प्रतिशत इन दोनों के अलावा जो बचता है उसमें शामिल हो जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो कि अस्थायी गैस है 0.038 है। लगभग ऐसा माना जा रहा है कि अब इसका प्रतिशत बढ़कर 0.04 हो गया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला कथन क्या कह रहा है, पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन लेते हैं। ध्यान रखिए, यह बात गलत है, क्योंकि मनुष्य तो ठीक है नाइट्रोजन ले सकता है वायु के माध्यम से, श्वास के माध्यम से, लेकिन यहाँ पौधे सीधे नाइट्रोजन नहीं लेते। पौधे या पौधों की जड़ों में जो जीवाणु पाए जाते हैं, उन जीवाणुओं के माध्यम से नाइट्रोजन की जड़ों में जाता है और उसके माध्यम से फिर पौधे नाइट्रोजन लेते हैं। सीधे इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है नाइट्रोजन को लेने का, तो यह कथन क्या है, गलत है। दूसरा है हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और उसके माध्यम से वह क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन भी बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन छोड़ता है कौन, हरे पौधे। ठीक है, तीसरा कथन है हीलियम, आर्गन और ऑक्सीजन गैस वायु में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यह कथन भी गलत है। क्यों? क्योंकि यदि आप ऑक्सीजन का प्रतिशत ले भी ले, मान लीजिए 21%, तब भी प्रचुरता में हीलियम और आर्गन नहीं पाए जाते। अभी भी देखिए N2 का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, लगभग 78%। ठीक है, तो मानकर चलिए कि तीसरा कथन क्या है, गलत है। चौथा है छोटे छोटे धूलकण वायु में मौजूद होते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है कि कुछ धूलकण वायु में मौजूद होते हैं, वे हर एक साइज के हो सकते हैं। जैसे हम पार्टिकल की बात करते हैं कि PM पार्टिकल, जिसमें हम बात कर देते हैं 12, 2, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये इनके साइज के हिसाब से ही, अलग अलग साइज के हिसाब से बहुत सारे पार्टिकल पाए जाते हैं, धूल के कण भी कहते हैं, ये वायु में मौजूद होते हैं। इस वजह से जब हम देखते हैं कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो हम देखते हैं कि PM 2.5 जो पार्टिकल है, इसका प्रभाव कम करने के लिए ये शरीर में, क्योंकि फेफड़ों में भी चले जाते हैं, तो हम मास्क वगैरह पहनते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि छोटे छोटे धूलकण कहाँ होते हैं, वायु में मौजूद होते हैं। 2 और 4 कथन सही है, 1 और 3 कथन गलत है। इस तरीके से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 2 4 सत्य है और 1 3 असत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक और प्रश्न को समझने की कोशिश की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। आपके सामने कथन ए है और कारण आर दिया हुआ है। कथन क्या है, आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, और कारण आर है आते हुए सूर्यताप द्वारा ताप का वितरण प्रभावित नहीं होता। कूट है ABCD, 4 ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, दोनों ए और आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। और ऑप्शन डी है दोनों ए और आर असत्य है। यह प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया था। यदि हम बात करें कथनों के संदर्भ में तो देखिए कथन एक क्या कह रहा है, कथन एक में लिखा, ए में लिखा है आपतन, यहाँ पर आपतन है, आपतन यानी आपतित होने वाली, पड़ने वाली किरणों की बात की जा रही है। तो आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती जाती है, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। मान लीजिए यह पृथ्वी है और यह सूरज, ठीक, और यह पृथ्वी, लेकिन सूरज पृथ्वी के जस्ट
इस तरीके से है क्योंकि इसकी कक्षा में पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। तो सूरज या सन से जो सनलाइट निकलती है वह सबसे ज्यादा पड़ती है कहां पर? सूर्य की भूमध्य, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के आसपास, ठीक। भूमध्य रेखा के ऊपर जाने पर या उत्तरी गोलार्ध में जाने पर और भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में जाने पर सूर्य की किरणें क्या हो रही हैं? तिरछी हो जाती हैं। तिरछी हो जाने के क्रम में इनका जो आपतन है क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिण की ओर जाने पर आपतन का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। अब इसे हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या है? आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती जाती है, यानी एक कथन क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि हमने देखा कि आपतन का मान विषुवत रेखा से भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, उत्तरी ध्रुव यहां पर है और दक्षिणी ध्रुव यहां पर है, तो ध्रुव की ओर जाने पर आपतन का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है, घट रहा है। इस वजह से पहला कथन सही है। दूसरा कथन है आते हुए सूर्य तक यानी आपतन द्वारा ताप का वितरण प्रभावित नहीं होता, लेकिन आप देखिए कि इस आते हुए आपतन की वजह से, ये सूर्योदय की वजह से ताप का वितरण प्रभावित हो रहा है। जितनी अधिक ताप की मात्रा भूमध्य रेखीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को मिल रही है, उत्तर उससे कम मात्रा मिल रही है कहां पर? ध्रुवीय क्षेत्रों को, या यहाँ पर उत्तरी ध्रुवीय वृत्त को या उत्तरी ध्रुव को, यहाँ तो ना के बराबर पहुंचती है, या दक्षिण ध्रुवीय वृत्त को। तो यहाँ पर आपतन का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। किसकी तुलना में? विषुवतीय इस, या आप कह सकते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में। तो यहाँ पर ताप का प्रभाव पड़ता है, यानी आते हुए सूर्य द्वारा ताप का प्रभाव क्या होता है? पड़ता है। लेकिन इसमें क्या लिखा है? प्रभावित यह नहीं करता, तो कारण आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इस प्रश्न की सही जवाब की बात करें तो देखिए अभिकथन ए तो सही है लेकिन आर गलत है, इस वजह से सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ए कथन सत्य है किंतु आर या परंतु आर क्या हो गया? असत्य है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ अन्य प्रश्नों को भी समझने की कोशिश की जो आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तैयारी के लिए मददगार हो सकते हैं। कंसेप्ट को समझना आपके लिए जरूरी हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। मिलते हैं कुछ खास प्रश्नों के साथ अगले सीरीज में, अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।